हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम ज्योग्राफी में देखेंगे चट्टान एवं खनिज। चट्टानों के बारे में जितनी भी जानकारी है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ देखेंगे। फिर खनिज पदार्थ देखेंगे और भी उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, आग्नेय क्या है, चट्टान क्या है, कायांतरित क्या है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। जो सेडिमेंटल चट्टान है वो क्या है ना, अवसादी चट्टान जिसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट के प्रमुख संगठक मैंने देखो सबसे ऊपर ही लिख दिए। क्रस्ट क्या होता है, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अपर क्रस्ट होती है और लोअर क्रस्ट। यही सबसे क्या है, ऊपरी भाग होता है। इसमें भी महाद्वीपीय और महासागरीय होती है। तो जो सबसे अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है, उन दोनों को मिला के उसके मुख्य संगठक क्या क्या है, किस किस चीज से बने होते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन 47% होती है, सिलिकॉन 28% होती है, एल्यूमिनियम 8%, आयरन आपका 5%, कैल्शियम 4%, सोडियम 3%, पोटेशियम 2%, मैग्नीशियम 2%। ये मुख्य संगठक है और डायरेक्ट यहीं से पूछा जाता है। संगठन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर्वाधिक कौन सी मात्रा में पाया जाता है, या चार दे देंगे उनमें से पूछ लेंगे सबसे ज्यादा। तो अगर किसी धातु की बात करो तो धातु सर्वाधिक आपकी एल्यूमिनियम पाई जाती है पृथ्वी के क्रस्ट में। और अगर सारे तत्वों में बात करो तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। अब आ जाते हैं, पृथ्वी की क्रस्ट का 99% भाग क्या है, किससे बना है, चट्टानों और खनिजों से बना हुआ है। खनिजों की कठोरता कैसे नापते हो आप, मोहो स्केल से। तो हर एक चीज मैंने क्या बोला, हम हर उस चीज पे बात करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जिस चीज को मैं अंडरलाइन करते जाऊं समझ लेना वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो खनिजों की कठोरता कहाँ से मापी जाती है, मोहो स्केल से मापी जाती है। चट्टाने, अगला पॉइंट क्या है कि चट्टाने मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी या परतदार चट्टान और रूपांतरित चट्टान। हल्का समझ लो फिर समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं, मैंने पहले बताया अलग अलग परतें हैं। ये आपका है दुर्बलता मंडल। यहाँ पे प्लास्टिक अवस्था में मेंटल बहुत सारे तत्व हैं, चट्टाने हैं, धातुएं हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। वो क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ भी है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ में क्रिया हो रही तो इसका तापमान पहुंच गया 3,000 से 4,000 डिग्री सेल्सियस। ये है यहाँ पे तापमान। ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, ऐसा कोई डेटा नहीं। अब इतना तापमान हो गया तो ये अर्ध तरल या आंशिक रूप से तरल अवस्था में। तो आंशिक तरल है। जब यहाँ पे तापांतर होगा, रेडियो एक्टिव गतिविधियां होगी, तो जैसे ही इसको जगह मिलेगी ये ऊपर की ओर निकलेगा। जब ये निकलता है, अंदर रहता है, तब होता है मैग्मा, इसको बोला जाता है। जब ये ऊपर आ जाता है तो होता है लावा। अब इसके साथ धातुएं भी बहुत सारी आएंगी, सोना चांदी ये सब। धातुओं के साथ साथ ये क्या आएंगे, धूल गैस, चट्टाने, खनिज, ये सब चीजें यहाँ से बाहर निकलती हैं। तो ये जो चीज बाहर निकलती है, तो प्राइमरी चट्टान जो बनती है, पहली चट्टान वो होती आग्नेय। वो या तो धरातल के ऊपर हो सकती है, धरातल के नीचे। तो जो चट्टान पहली बार बनेगी वो आग्नेय ही रहेगी। अब इस आग्नेय चट्टान जब लाखों वर्ष तक रहेगी बनी, तो इसका क्या है, धीमे धीमे अपक्षयन होगा, टूटेगा, धूल के कण में, पत्थरों में परिवर्तित होगी। जब ये टूट के नदियों द्वारा, हवा द्वारा इसका परिवहन भी लगातार होता रहता है, एक दूसरी जगह जमा हो जाता है। दूसरी जगह, ये लाखों वर्ष का प्रोसेस है। अभी समझोगे तो 100 वर्ष में, 200 वर्ष में कुछ नहीं हो रहा है, बट लाखों वर्ष में ऐसा बहुत आसान है। तो ये हो जाता है। फिर ये क्या है, इनके जो आपसी वो है, फिर से जम जाते हैं। जब ये जम के फिर से चट्टान का रूप धारण कर लेंगे तो ये क्या होगी, अवसादी चट्टान। इस अवसादी चट्टान में इनके टुकड़े तो है ही हैं, साथ में क्या है, पेड़ पौधे इसके अंदर आ गए हैं। इसके जंतुओं के अवशेष आ गए, हड्डियां हड्डियां वगैरह। तो जंतुओं के क्या है, अवशेष आ गए। जब ये सारी चीजें आ गई और ये हजारों वर्ष तक दबी रही, तो ये क्या है, यही कन्वर्ट हो जाती है आपकी कोयला में और पेट्रोलियम में। तो अवसादी चट्टान के अंदर ही आपको मैक्सिमम कोयला और पेट्रोलियम मिलेगा। इसके अंदर जो धात्विक खनिज हैं उनकी मात्रा कम मिलती है। सर्वाधिक धात्विक खनिज आपको कहाँ मिल जाएंगे, आग्नेय चट्टान। दो प्रकार की चट्टानें हो गई, लेयर होती है यहाँ पे, परत दर परत होती है अवसादी चट्टान में। तीसरी चट्टान क्या होती है, ये दोनों चट्टानें जब पृथ्वी के अंदर या बाहर ताप या दाब में परिवर्तन आता है, तापमान बड़े पैमाने पर चेंज होगा और दाब, तो इनका जो संगठन है, संरचना है, उनके पूरे गुण ही बदल जाते हैं। जैसे हीरा आपका है,
जैसे ग्रेफाइट है वो हीरा में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्रेफाइट आप देखोगे अलग चीज है और हीरा बहुत अलग चीज है, गुण ही पूरे चेंज हो गए। दूध है आप देखते हो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत कम टाइम का प्रोसेस है तो भी देखते हो दोनों में कोई समानता नहीं रह जाती, इतनी सारी चीजें आपकी बदल जाती है ताप दाब और परिस्थितियों से। सेम यहाँ पे बदल जाएगी, इसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान, इसके उदाहरण आपको पढ़ने हैं। अब ये रूपांतरित चट्टान क्या होगी, फिर से रूपांतरित चट्टान धंसेगी और अंदर सबडक्ट होगी। सबडक्ट होगी ये बेनी ऑफ जोन में जाएगी जहां पे पिघला हुआ लावा है, और यहाँ पे जाके फिर से निकलती है तो फिर से आग्नेय में बदल जाएगी। दूसरा चीज ये रूपांतरित चट्टान का इसका भी अपक्षयन होगा, जो अपक्षयन होगा परिवहन होके जाएगा कहीं और जमा होगी तो ये अवसादी में। तो सारी चट्टानें एक दूसरे में बदलती रहती हैं, प्लस तीनों के रूप बता दिए। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तरल और तप्त मैग्मा के ठंडा होने से होता है। ठीक है। दूसरा, इन चट्टानों में रबे पाए जाते हैं, रबा जानते हो कण, अतः इन्हें रबेदार चट्टान बोला जाता है। तो आग्नेय चट्टान का दूसरा रूप क्या है या दूसरा नाम क्या है, रबेदार चट्टान। यह भूपृष्ठ की प्राचीनतम चट्टान है, सबसे पहले प्राथमिक चट्टान यही है, यही बनती है, इन्हीं से ही दूसरी चट्टानों का निर्माण होता है। जो क्रस्ट है आपकी अपर प्लस लोअर दोनों मिला के, इसका 90% भाग आग्नेय चट्टानों से ही मिलके बना है। जैसे एग्जाम्पल मोनोजाइट चट्टान, रायोलाइट, गैब्रो, ये कुछ एग्जाम्पल्स। फिर दो टाइप की होती है, एक क्या होता है जब मैग्मा आपका बाहर आता है तो धरातल के ऊपर तक नहीं आ पाता, वो यहीं कहीं दब के रह जाता है। जब यहाँ दब के रह जाएगा तो ये बहुत स्लोली ठंडा होता है, क्योंकि बरसात नहीं हो रही है, हवा नहीं चल रही है, कुछ भी, तो ठंडा होने में इसको बहुत समय लगता है। किसी भी चीज़ को दबा दो आप आग को तो ठंडा होने में बहुत समय लगता है। जब ये समय लगेगा ठंडा होने में तो इसके रबे क्या होंगे, कण जो होंगे बड़े बड़े रहेंगे। ठीक है, बड़े बड़े कण होते हैं तो बड़े बड़े कणों वाली जो चट्टानें हैं यहाँ पे बनेंगी। ग्रेफाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, जो डोलेराइट हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बन जाएंगी। लेकिन अगर ये ऊपर आ गया, ऊपर आपकी कोई चट्टान बनी पृथ्वी के धरातल पर, तो ये जल्दी ठंडी हो जाती है। जब जल्दी ठंडी होगी तो क्या होगा, कण इसके छोटे हो जाएंगे, तो रबे छोटे छोटे हो जाएंगे, तो उसका रूप बनेगा। यही दो चीजें हैं कि अंतर्निर्मित क्या होती है और बाह्य निर्मित। जब मैग्मा धरातल के ऊपर तक ना पहुंचकर धरातल के अंदर भी ठंडा होता है, मंद गति से ठंडा होने पर कण पर्याप्त बड़े होते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट मिल जाए तो आपका क्या होता है ना, पूरी चीजें याद हो जाती हैं। अगर वीडियो का एग्जाम देखो, चट्टानों से हर पारी में एक या दो क्वेश्चन आए हैं आपके, तो ये है, यही चीजें आई हैं। दूसरा है बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। जब तरल मैग्मा ऊपर आकर चट्टान का रूप धारण करता है, कहाँ किसके ऊपर आएगा, पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, ये धरातल है, इसके ऊपर आके मैग्मा चट्टान का रूप धारण करेगा इस तरीके से, तो क्या होगा, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान बोलते हैं उसको। कण इसके बारीक होते हैं, एग्जाम्पल है इसका बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्टिक लावा आप देखोगे दक्कन ट्रैप में पूरा बेसाल्ट लावा, जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन का प्लेटू, इसमें परतें नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं, जीवाश्म रहित होती है। आग्नेय चट्टानों की बात हो रही है, ओवरऑल जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता, क्योंकि अंदर से निकल रहा, अंदर कहाँ से जीवाश्म आएगा, अंदर कोई जीवित ही नहीं है, न पशु, न जानवर और न पेड़ पौधे। ठीक है, इसमें लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसमें क्या है, धातुएं इसमें सारी पाई जाएंगी, इसलिए आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज भी पाया जाता है किसमें, आग्नेय में। दूसरा देख लेते हैं अवसादी या परतदार चट्टानें क्या होती हैं। पृथ्वी के धरातल की चट्टानें, जो कौन सी, आग्नेय वाले की बात हो रही, कि जब ये आग्नेय चट्टानें कौन कौन से प्रोसेस द्वारा, वर्षा, वायु, हिम, जल, वनस्पति, जीवों द्वारा टुकड़ों में अपक्षैत होती हैं ये चट्टानें। अपक्षैत होंगी तो इनका क्या होगा, परिवहन होगा। परिवहन को ही क्या बोलते हैं, अपरदन। ठीक है, तो इनका परिवहन कैसे होगा, वायु से होगा, हिमानी से होगा, जल से होगा, मनुष्य के द्वारा होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो इनका परिवहन होकर अन्य जगह इनका निक्षेपण हो जाता है। निक्षेपण मतलब अन्य जगह जाके यहाँ पे ये इकट्ठी हो गई फिर से। ठीक है, अब इकट्ठी हो गई, हजारों वर्ष तक रहेंगी तो इनके कणों के बीच में फिर से बॉन्ड बन जाएगा और जमाव हो जाएगा, और जब लाखों वर्ष तक रहेंगी तो इतनी ठोस हो जाएंगी कि ये भी चट्टान का रूप धारण कर लेगी।
तो इससे क्या होगा, फिर से नई चट्टान बनेगी। इसी को क्या बोला जाता है, अवसादी चट्टान। सघनता के कारण ये पदार्थ चट्टानों में बदल जाते हैं, जो इनकी सघनता होती है, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, शिलीभवन। ठीक है, इसमें परतें पाई जाती हैं, सरंद मतलब छिद्र भी होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लेयर भी हैं इसमें। तो लेयरदार चट्टान है, जो आग्नेय थी वो रबेदार थी, ये लेयरदार चट्टान है। तो और लेयर है तो इसमें सरंद पाए जाएंगे कहीं ना कहीं, सरंद भी होते हैं और परतें भी होते हैं। उदाहरण कौन से हैं, बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट या कांग्लोमरेट, चीका, सिल्ट, चूना पत्थर, रॉक सॉल्ट, जिप्सम, पीट, लिग्नाइट, ये सब कोयले के प्रकार है। ये सब चट्टानें क्या है, आपकी अवसादी चट्टान। ये जो टोटल अवसादी चट्टानें हैं, तो टोटल क्रस्ट का 5% भाग ये बनाती है। विशेषताएं क्या क्या होती है, मुलायम होती हैं। कोयला और पेट्रोलियम दुनिया भर के, भारत के तो 98% जो कोयला और पेट्रोलियम है गोंडवाना क्रम की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कोयला की बात होगी, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, है ना, छोटा नागपुर पठार में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो कोयले की बात हुई, पेट्रोलियम की नहीं, तो इसमें पाया जाता है 98% धातु का कोयला। अगली चट्टान देख लेते हैं, कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टान। ये क्या है, इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह के निकट या ऊपर ताप, आयतन, दाब में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। सपोज करो आग्नेय चट्टान है, बहुत सारी आग्नेय चट्टानें नीचे भी दबी रहती है, जितने भी पहाड़ खोदते हो या ऊपर भी है, चट्टानें जो है ताप और दाब में हजारों लाखों साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो ये दबी नहीं, हजारों साल तक क्या होगा, इनका संगठन संरचना बदल जाएगी। तो इसी को ही बोलते हैं कि रूपांतरित या कायांतरित हो गई ये चट्टान। ठीक, इससे क्या होगा, दाब तथा ताप में परिवर्तन के कारण चट्टानों के मूल लक्षणों, रंग, कठोरता, संरचना में परिवर्तन हो जाता है। कायांतरित की प्रक्रिया अवसादी तथा आग्नेय दोनों में हो सकती है। जो अवसादी चट्टान है इसमें भी होती है, आग्नेय दोनों में होती है। दोनों चट्टानें मिलकर कायांतरित बन सकती हैं, और कायांतरित फिर से अपक्षयन होगा उसका, तो अवसादी में बदल जाएगी। और कायांतरित नीचे सबडक्ट हो गई, फिर से ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ऊपर आके फिर चट्टान बनाएगी, तो आपकी ये क्या हो जाएगी, आग्नेय हो जाएगी। आगे आपको बताएंगे कि बेनिंग ऑफ जोन या प्लेट टेक्टोनिक में कैसे नीचे जाके फिर ऊपर आता है। अगली क्लास में वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चूना पत्थर किस में बदलता है, अब इनके कुछ उदाहरण देख लो। चूना पत्थर आपका संगमरमर में बदल जाता है, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है, सेल आपका जो है वो स्लेट में बदल जाता है, कोयला आपका ग्रेफाइट में बदल जाता है या डायमंड में बदल जाता है। ठीक है, ये सब कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है कि मूल चट्टान ये थी और इससे इसमें बदल गई। कायांतरित चट्टानों में भी जीवाश्म का प्राय अभाव रहता है, इसमें भी जीवाश्म नहीं होता है। परतों का भी इसमें अभाव होता है। ठीक है, तो जो दोनों चीजें उनमें थी यहाँ पे नहीं। ठीक है, परत भी नहीं है आपकी अवसादी वाली, और जीवाश्म भी नहीं है। अन्य उदाहरण क्या है, डोलोमाइट संगमरमर में बदल जाता है, ग्रेनाइट आपका नीस में बदल जाता है। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया आपको, इससे सेल चक्र पता चलेगा कि आग्नेय चट्टान है आपकी, इसका क्या अपक्षयन और निक्षेपण हो गया, तो अवसादी चट्टान में बदलेगी। अवसादी चट्टान ताप, उच्च ताप और उच्च दाब पे इसका संगठन में परिवर्तन हो गया, तो क्या रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान जो आपकी है वो अंदर चली गई, सबडक्ट हो गई, और फिर पिघल के ऊपर आई, तो वो क्या आग्नेय चट्टान में बदल जाएगी। आग्नेय चट्टान आपकी जो है रूपांतरित में बदलती बदलती, ये तो बता ही दिया। इस प्रकार से सारी चट्टानें एक दूसरे में बदलती रहती है। ये चट्टान हो गया। अगला देख लेते हैं अंतर्जात और बहिर्जात बल। ठीक है, अंतर्जात बहिर्जात बल काम करते हैं। इन बलों से क्या होता है, एक तो पहाड़ पर्वतों का जितने भी उच्चावच है, ऊंची और नीची वाली चीजें, दोनों का इससे निर्माण होता है, अंतर्जात बल से बहिर्जात बल से। तो देख लेते हैं कौन से। भूपटल पर परिवर्तनकारी बल होते हैं। पहला है अंतर्जात बल और दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल में क्या आते हैं, आकस्मिक बल या पटल विरूपणी बल। बहिर्जात में देख लेते हैं, पहले आकस्मिक के ही देख लेते हैं और कौन कौन से उदाहरण हैं। तो ज्वालामुखी, क्योंकि बहिर्जात में आपके 3 बल ही हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल शॉर्ट है, मेनली अंतर्जात बलों का ही आपका रोल है। तो पहले ये सारे देख लो। तो आकस्मिक बल में क्या आता है आपका, ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। एक एक करके सबको डिस्क्राइब करूंगा क्या होता है। पटल विरूपणी में क्या आ जाता है आपका, महाद्वीपीय बल,
जो महाद्वीप का निर्माण करते हैं, तो जिसको बोलते हैं महाद्वीप निर्माणकारी बल। इसमें उपरिमुखी महाद्वीप को ऊपर उठाते हैं, अधोमुखी महाद्वीप को नीचे ले जाते हैं। पर्वत निर्माणकारी में क्या होता है, दो टाइप से पर्वत बनते हैं, या तो तनाव हो, तनाव होता है तो क्या होता है आपका भ्रंश, चटकन या दरार आती है। जब ये आती है तो क्या होता है, रिफ्ट वैली बनती है, ब्लॉक पर्वत बनते हैं। और संपीड़न से क्या होता है, बलन, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, रॉकी जैंडीज हिमालय जैसे। और संबलन, दो टाइप के, मतलब इस तरीके से माउंटेन बन जाते हैं। फिर बहिर्जात बल में क्या होता है आपका अपक्षयन, अपर्दन, और यहाँ पे तीसरा देख लो तो क्या होता है बृहद संचलन। तीन प्रकार की चीजें होती है, वन बाई वन करके देखें। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल क्या कहलाते हैं, अंतर्जात बल। सौर ऊर्जा द्वारा प्रेरित होते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो भी काम हो रहा है हर ग्रह पे सब जगह, उसके मूल में कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा रहेगी। ठीक है, ऊपर जो काम हो रहा है, जो ग्राउंड में काम हो रहा है वहां पे क्या होगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब पृथ्वी के अंदर हो रहा है वहां तो सोलर एनर्जी पहुंचेगी नहीं, वहां रेडियो एक्टिव अभिक्रिया जो हो रही है वो चीज रहेगी। तो सौर ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बल होते हैं बहिर्जात बल बोला जाता है। अंतर्जात बल किससे निकलते हैं, रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन तथा ज्वारीय घर्षण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से इनका क्या निर्माण होता है, जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं और फिर पृथ्वी पे चेंजेज करते हैं। अब इसमें आकस्मिक बल पहला पढ़ते हैं। आकस्मिक बल दो टाइप के होते हैं, एक ज्वालामुखीता, दूसरा भूकंप। महाद्वीप निर्माणकारी बल, अब ज्वालामुखीता में देखो ये चीजें इसलिए शॉर्ट में अभी कर दी कि आगे चल के आप पढ़ोगे। ज्वालामुखीता में होता क्या है कि कोई चट्टान है, दो चट्टानें, दो प्लेट्स आमने सामने आ रही, आमने सामने आ रही, तो उसमें जिसका घनत्व ज्यादा हो वो नीचे दब जाएगी इसकी। जब ये नीचे दब जाएगी तो ये उस जोन में पहुंच जाएगी जहां टेम्परेचर बहुत हाई और प्रेशर भी हाई है, तो यहाँ पे पहुंचेगी तो ये पिघल जाएगी, पिघल जाएगी, फिर ये रास्ता खोजेगी क्योंकि गैस है, तो ये फिर पृथ्वी के ऊपर आएगी। इस प्रकार से जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं यही उसकी क्रिया है। तो ज्वालामुखी उद्गार धीमे धीमे उद्गार होंगे अलग अलग टाइप के, और यहाँ पे पहाड़ों का निर्माण, ये हो गया ज्वालामुखीता। जब ये इसके नीचे दबेगी एक चट्टान तो इसमें हिलेगी, हिलेगी भी तो यही भूकंप भी लाती है। तो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों प्लेट टेक्टोनिक से जुड़े हुए हैं। ठीक, आगे चल के जब आपको टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड तो और डिटेल में समझा देंगे। फिर अगला क्या है, महाद्वीप, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, जिससे महाद्वीपों का निर्माण होता है। इसमें एक बल होता है उपरिमुखी, जिसमें क्या होता है वो पहाड़ वगैरह बनाते हैं, ऊपर उठाते हैं, धरातल की चीजों को ऊपर उठाता है। तो उत्थापन होता है, उमज्जन होता है। उत्थापन कहाँ होता है, जब स्थल पे उठे तो उत्थापन बोलते हैं। जब समुद्र के अंदर जो स्थल पे पहाड़ है ना, इससे ज्यादा बड़े बड़े पहाड़ होते हैं समुद्र के अंदर, ठीक है। अब ये पहाड़ होते हैं और बहुत ज्यादा इनका समुद्र का जो टेरेन है ना बहुत ज्यादा वो है विविधता वाला। ऊपर तो लोगों ने सपाट कर दिया, लोगों ने अपने उपयोग के हिसाब से सपाट कर दी चीजें, समुद्र में और ज्यादा विविधता है। तो जब समुद्र के अंदर कोई पहाड़ इतना ज्यादा ऊपर उठ जाता है कि वो बाहर निकल आता है तो उसको बोलते हैं उमज्जन। अधोमुखी बल जो नीचे ले जाते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं कि जब स्थल अपने समीपी सतह से नीचे धंस जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, अवतलन। निमज्जन एक होता है कि स्थल सागर तल से भी नीचे धंस गया, पहले स्थल था बाहर ऊपर उठा था लेकिन वो सागर तल से भी नीचे धंस गया यहाँ, तो उसका क्या हो गया, उसको बोलेंगे निमज्जन। तो निमज्जन और उमज्जन ये दो चीजें ध्यान रखना, दोनों स्थल से रिलेटेड है। एक में स्थल क्या है, सागर तल से ऊपर आता है, एक में सागर तल से नीचे जाता है। अवतलन उत्थापन दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब जानते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल में क्या होता है कि देखो एक जो संपीड़न बल होता है, संपीड़न में क्या होता है एक दूसरे को आमने सामने से बल लगता है, बल लगता है तो एक दूसरे को ये दबा रहे हैं, तो ये क्या होगा, कोई भी चीज आपने कभी भी दबाई होगी वो मुड़ने वाली हो तो क्या फिर उसमें ऐसे ऐसे फोल्ड पड़ जाते हैं, और फिर लगातार दबते रहते हैं तो दूसरे वाले में फोल्ड, ऐसे करके माउंटेन बनते हैं, इनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ये दुनिया के सबसे नवीनतम माउंटेन्स हैं और सबसे ऊंचे माउंटेन्स यही हैं फोल्ड माउंटेन्स। हिमालय भी इसी तरीके से बना है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, दोनों आपस में टकरा रही, महाद्वीपी महाद्वीपी, और इनके बीच में क्या हो रहा है आपका संपीड़न हो रहा है, ठीक है। तो जब बल आमने सामने कार्य करते हैं इससे चट्टानों में बलन तथा संबलन पड़ जाता है।
तनाव मूलक बल देखते हैं। तनाव मूलक बल क्या होता है? एक बल है, इसी के बीच में क्या है, दोनों एक ही चट्टान में तनाव है, इधर खिंच रही इधर खिंच रही, तो बीच से या तो टूट जाएगी, तो बीच में क्या खाई आ जाएगी, दोनों पार्ट एक ऊपर उठे रहेंगे। या कई बार क्या होता है कि कहीं पे किनारे पे हो गया खाई, दो चट्टानें मिली हुई हैं, ऐसे दो चट्टानें पहले ये चिपकी हुई हैं और फिर इधर वाली इधर खिसक गई, इधर वाली इधर, तो इसको क्या बोलते हैं? तनाव मूलक बल। जब बल विपरीत दिशाओं में लगे तो इससे क्या भ्रंश, दरार या चटकने बनती हैं, जो आपने देखा होगा रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन्स, इसी से बनते हैं। अब बलन किसे बोलते हैं? संपीड़न के कारण बनते हैं बलन, अभी बताया मैंने, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। एक इसके दो चार और टर्म्स आते हैं, आपके काम के लिए नहीं है वैसे, यूपीएससी लेवल तक की ये चीजें, कि सममित बलन किसे बोलते हैं? दोनों भुजाएं समान और झुकाव बराबर हो। जैसे कोई आपका बलन पड़ा, तो बलन की दो भुजाएं होती हैं ऐसे करके, तो इसकी एक भुजा ये हो गई, एक ये हो गई, तो दोनों समान हो, झुकाव भी समान हो, ढाल भी समान, ये तो सममित हो गया। लेकिन अगर इस तरीके का बलन पड़ा, तो ये भुजा क्या 90 डिग्री पे उठ गई, यहाँ पे ढाल बहुत तीव्र है और यहाँ पे ढाल क्या है आपकी धीमी है, इसको बोलते हैं असममित बलन। ठीक है, कि भुजाएं और झुकाव इसका असमान है। जब ऊपर उठे हुए भाग को अपनति बोलते हैं और नीचे वाले को अविनति बोलते हैं। एक आता है एक द्विघ्नत बलन, ये क्या होता है? इसमें एक ढाल ऑलमोस्ट समकोण जैसी होती है, दूसरी ढाल आपकी धीमी होती है। ठीक है, अब आते हैं भ्रंश पे, फॉल्ट्स किस टाइप, ये पढ़ लेना, भ्रंश आपके आगे बहुत काम आएंगे, इनका बहुत यूज होने वाला है, भ्रंश का भी होने वाला है, बलन का भी होने वाला है, देख लेना दोनों अच्छे से। ठीक, सामान्य भ्रंश क्या होता है? जब चट्टानों में तनाव के कारण दरार उत्पन्न होती है, दोनों किनारे विपरीत दिशा में खिसक। ठीक, चट्टान के दो किनारे हैं, दोनों किनारे क्या है आपके विपरीत दिशाओं में, इधर ए वाला इधर, ए वाला इधर, और बीच में दरार हो, तो ये वाला भी आपको क्या लगने लगेगा? माउंटेन, और ए वाला भी माउंटेन लगने लगेगा, ये दोनों, और बीच में से दरार होगी, तो नर्मदा नदी ऐसे ही तो बहती है रिफ्ट वैली में। व्युत्क्रम भ्रंश क्या होता है? दोनों स्थलखंड एक दूसरे की ओर खिसकते हैं, इसमें एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाते, एक दूसरे की ओर खिसक जाते हैं। तो यहाँ पे तो क्या हो गया कि यहाँ पे तो कुछ नहीं बना, लेकिन यहाँ पे खाई बन गई, यहाँ पे खाई बन गई, ये हो गया व्युत्क्रम भ्रंश। तीसरा होता है सोपानी, जहाँ पे सोपानी का मतलब आ जाए वहां समझ जाया करो कि सीढ़ियोंदार चीजों की बात हो रही, ऐसे करके, चाहे सोपानी कृषि हो जाए, चाहे सोपानी जहाँ पे आए, सोपान मतलब सीढ़ियों की बात हो रही। ऐसे ही होता है कि जब चट्टानों पर समानांतर भ्रंश रेखाओं का निर्माण होता है, तो इसको क्या बोला जाता है? सोपानी भ्रंश। आगे चलते हैं। भ्रंश घाटी अभी बता चुका हूँ, रिफ्ट वैली कैसे बनती है। इसका निर्माण तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के मध्य का चट्टानी स्तंभ, ए है और ए है, दो भ्रंश रेखा, इनके मध्य का एक चट्टानी स्तंभ क्या है, नीचे खिसक, नीचे खिसक गया, यहाँ पे खाई बन गई, और खाई बन जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, चीजें नदी वगैरह प्रवाहित होने लगती। ठीक, तो जब दो भ्रंश रेखाओं के मध्य का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, तो ये भ्रंश घाटी बनती है। यह लंबी, सकरी तथा गहरी होती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियां, इंडिया की बात हो रही, ये तीनों नदियां क्या है, भ्रंश घाटियों से ही बहती हैं, जिनका बीच का स्तंभ नीचे धंसा। एक क्वेश्चन आता है रैंप घाटी, रैंप देखा होगा, ऐसे होता है, यहाँ पे रैंप पे चलते हैं लोग और इधर उधर लोग बैठे रहते हैं, सेम रैंप में इसमें होता है कि जब बीच का स्तंभ क्या है, ये वाला स्तंभ ज्यों का त्यों रहे, परंतु किनारे के स्तंभ इसके क्या है, ऊपर उठ जाए, तो ये एक प्रकार का रैंप बन जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रैंप घाटी। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी इसी का ही उदाहरण है। फिर ब्लॉक पर्वत किसे बोलते हैं? जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ, जो बीच का स्तंभ है, दो भ्रंश हैं, घाटियां मतलब भ्रंश रेखाएं हैं, इनके बीच का स्तंभ तो यथावत रहे, लेकिन किनारे के जो स्तंभ है अपने आप नीचे धर जाए, तो क्या होगा कि जब या तो किसी चीज को ऊपर उठा दो या अगल बगल की चीजों को नीचे गिरा दो, तो भी आप ऊपर उठे हुए दिखोगे। यही दो चीजें है ना, कि किसी की हाइट कम है तो या तो उसकी हाइट बढ़ जाए, या फिर उसको उन व्यक्तियों के बीच में खड़ा कर दो जिसकी और ज्यादा कम हाइट है, तो वो बड़ा लगेगा। तो सेम ऐसे ये ब्लॉक पर्वत ऐसे बनते हैं कि वो स्थान है ज्यों का त्यों रहता है, वो कोई पर्वत नहीं होता, पहले समान समतल है, फिर क्या होगा, इसके आसपास का जो है वो नीचे धस जाता है, तो ये अपने आप पर्वत जैसा लगने लगता है। और ये इतनी छोटी मोटी चीजें नहीं है, ये सारी प्रक्रियाएं क्या है, हजारों लाखों वर्ष की।
लाखों वर्ष में इतनी अंतर आ जाता है कि 1000 मीटर ऊंचा, 2000 मीटर ऐसे तो हो जाता है। जैसे सतपुड़ा पर्वत क्या है आपका, ब्लॉक पर्वत है, और उसकी ऊंचाई आप देखोगे तो 1000 मीटर से ऊपर है। अब एग्जाम्पल देख लो ब्लॉक पर्वत के, सतपुड़ा है भारत में, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और बासजेस करके दो पर्वत हैं, यूएसए में सियारा नेवादा, और पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज। यहीं से पाकिस्तान जितना भी लाल और काला नमक है ना, इसको बेच बेच के ही डॉलर कमाता है, ठीक है। सॉल्ट रेंज है यहाँ पे, पूरा नमक का पर्वत। एक पर्वत होता है होस्ट पर्वत। होस्ट में क्या होता है, तो जो मैंने होस्ट जस्ट उसका उल्टा होता है, जो मैंने रैंप पर्वत बताया था ना, रैंप में क्या होता है कि अगल बगल के ऊपर उठ जाते, बीच का यथावत रहता है, ठीक है, ऐसे करके। होस्ट में क्या होगा कि बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाएगा और अगल बगल ज्यों के त्यों रह जाएंगे। तो बीच का स्तंभ ऐसे हो गया और अगल बगल ज्यों के त्यों है, नीचे के नीचे। अब आते हैं बहिर्जात बल पे। बहिर्जात बल क्या होता है, जो बाहर लगते हैं, पृथ्वी की सतह के बाहर बल लगते हैं। तो बाहर किससे लगते हैं, मौसम, वातावरण, जलवायु, गुरुत्व, तापमान, इसी में ही मौसम में वर्षा वगैरह ये सब चीजें, ये सब बाह्य बल होते हैं जो कार्य करते हैं। इन बलों से किसी भी चट्टान का क्या होता है, अपक्षयन। तो जो आंतरिक बल होते हैं वो हमेशा पृथ्वी पे ऊपर उठाते हैं चीजें, ठीक है, आंतरिक बल। और जो बाह्य बल होते हैं वो इनको लेवल में लेके आते हैं, धीमे धीमे छटाई करके फिर से समतल करते हैं। तो ये दोनों का काम होता है। तो बहिर्जात बल में क्या आते हैं, अपक्षयन, अपरदन और निक्षेपण। एक होता है बृहत्क्षरण, जो किससे होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। आपने देखा होगा कि अचानक से ऊपर से क्या होता है, भूस्खलन हो जाता है, बड़ी सी चट्टान नीचे आ जाती है, किससे आती है, गुरुत्व के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना उसके कारण आ जाती है। अपक्षयन आपको बता चुके क्या होता है, अपरदन उसका परिवहन होता है। निक्षेपण क्या होता है, जब परिवहन करके वो सारे कण, बालू आलू, मिट्टी धूल धक्कड़ जो भी है एक जगह फिर से जमा हो जाए दूसरी जगह, तो उसको बोलते हैं निक्षेपण, ठीक है। बृहत्क्षरण बता दिया, बड़ी मात्रा में चीजों का खिसकाव हो एक जगह से दूसरा। तो ये हो गया क्या, अपक्षयन, अपरदन, निक्षेपण। और इसी से ही जो मैंने बताया, इसी से ही रिलेटेड आपका क्या है, भूस्खलन। भूस्खलन आपका बृहत्क्षरण से होता है कि जब बड़ी सी चट्टान क्या होती है, पहाड़ के सहारे नीचे आ जाए अचानक से, तो उसके पीछे क्या, गुरुत्व का हाथ होता है ना। यहाँ पे ये क्लास आपकी पूर्ण होती है। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है, जिसे भी ज्वाइन करना है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, पंचायती राज की कंप्यूटर की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसका यूपी स्पेशल टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज हुए हैं, 15+20 12, टोटल 27 टेस्ट तो आपके पंचायती राज पर हैं। और हर टेस्ट में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हैं, एकदम रिलेवेंट। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टाइम टू टाइम पे ग्रुप कॉल होती रहती है, आपके डाउट दूर होते रहेंगे। फीस 299 है, इस नंबर पे करना है और ये स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। बाकी आप लोग जिसको भी क्लासेज अच्छी लग रही हैं बिल्कुल शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।